हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में सुसु को खबर मिलती है कि बेशंग में हुआ फैमिली का एक बेस कैंप है जहां पर इसको लैंड मिल सकती है। चिंगी ट्रीटमेंट के लिए हुआ फैमिली के घर पर आया होता है और यहीं पर सुसु भी पीछे के रास्ते से आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चिंगी इसको देख लेता है। चिंगी इसको वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ से गिरोगी तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन सुसु इसकी बात नहीं मानते हुए वाकई में यहाँ से नीचे गिर जाती है। तो चिंगी जैसे ही सुसु की मदद करने के लिए यहाँ पर आता है तो इसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की जिससे ये लेटर्स पर बात करता था, और ये देखकर चिंगी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब चिंगी सुसु के जब बैंडेज कर रहा होता है तो इससे पूछता है कि तुमने मेरे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया और तुम यहाँ बेशंग में क्या कर रही हो, लेकिन सुसु से बताना नहीं चाह रही होती, इसलिए कहती है कि मैं एक जरूरी काम से यहाँ पर आई हूँ। चिंगी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये खुद से कहता है कि तुम मुझे नहीं बताना चाहती, इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। इसकी मदद करने के लिए सुसु इसको स्वीट पोटैटोस खिलाती है और इसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर जेंटियन फ्लावर्स उगाओ तो तुम्हारा गार्डन बहुत अच्छा लगेगा। चिंगी कहता है कि मुझे याद है कि तुमने टैंगो सीखने के बारे में कहा था, अगर तुम मुझे ये फ्लावर्स उगाना सिखाओगी तो मैं तुम्हें बदले में टैंगो सिखाऊंगा। इसके लिए सुसु मान जाती है। ये दोनों एक साथ जो यहाँ पर टाइम गुजारते हैं उसमें ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आज चिंगी जब क्लिनिक जा रहा होता है तो सुसु इसको बताती है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चिंगी इसे रोकना चाह रहा होता है, लेकिन ये सुसु से ये बात खुद नहीं कह पाता और बस ये कह देता है कि तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम यहाँ पर रुक सकती हो। असल में चिंगी आज एक सर्जरी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लाइट चली जाती है। सुसु को जब इस बारे में पता चलता है कि लाइट चली गई है तो ये इस टाउन के सभी लोगों को कैंडल्स लेकर यहाँ पर भेज देती है और सुसु की मदद से चिंगी अपनी सर्जरी पूरी करता है। अपनी सर्जरी खत्म करने के बाद चिंगी सुसु को ढूंढने के लिए बाहर आता है, लेकिन इसको यहाँ पर कहीं भी सुसु दिखाई नहीं दे रही होती। सुसु चिंगी के पास आना चाह रही होती है, लेकिन ये खुद को रोक रही होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लाइट आती है तो चिंगी सुसु को देख लेता है। चिंगी सुसु का थैंक्स करने के लिए इसे जेंटियन फ्लावर गिफ्ट करता है और कहने लगता है मैं ये तुम्हें सुबह ही देने वाला था, लेकिन सुबह मैं तुम्हारे जाने की वजह से अपसेट था। सुसु ये फ्लावर लेकर यहाँ से जाने लगती है तो चिंगी इसे कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर हो, लेकिन सुसु से सॉरी करती है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। चिंगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है और मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन क्या जाने से पहले तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो। सुसु इसके लिए मान जाती है। चिंगी सुनते ही आकर सुसु को हक करता है। चिंगी सुसु को जब किस करता है तो सुसु खुद से कहती है कि जब ये स्नो खत्म होगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब कुछ सुसु याद कर रही होती है और ये खुद से कहती है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है और कोई भी मुझे इस काम करने से नहीं रोक सकता। मैं तुमसे इस तरह मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इतने में यहाँ पर चिंगी आ जाता है। ये सुसु से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुसु इसको छोड़ने के लिए कह रही होती है। चिंगी इसको जेंटियन फ्लावर दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, लेकिन सुसु यहाँ पर ऐसे ही प्रिटेंड कर रही होती है कि ये इसको नहीं जानती। चिंगी सुसु से कहता है कि 3 साल बाद तुम वापस आई भी हो तो मेरी सिस्टर इन लॉ बनकर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये कहने के बाद चिंगी सुसु को किस करने लगता है। सुसु चिंगी के मुंह पर थप्पड़ मारकर यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं इसको तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर भूल जाऊंगी, लेकिन चिंगी इससे कहता है कि तुम किसी भूल में नहीं रहना, मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत खुद लेकर आऊंगा। अब फिर जब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिंगी सुसु को बताता है कि मेरे भाई ने हुआ फैमिली का एक बैंक्वेट मुझे अटेंड करने के लिए कहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अब ये दोनों इस इवेंट पर आ जाते हैं, लेकिन सुसु यहाँ पर मास्टर हु को देख लेती है और चिंगी से इनके बारे में कुछ सवाल पूछने के बाद कहती है कि मैं यहाँ पर गार्डन में ही रुकूंगी। अब यहाँ पर चिंगी को पता चलता है कि मास्टर हु की डेथ हो गई है और इसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक यहाँ पर ये सब क्या हुआ है। ये तो सिर्फ चेक ही कर रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जोंगची आ जाता है जो यही समझता है कि ये सब कुछ चिंगी ने किया है। चिंगी उसको यकीन दिलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तुम्हें सुसु को ढूंढना होगा। अब चिंगी हर जगह सुसु को तलाश करने लगता है और इसे फाइनली खबर मिल जाती है कि सुसु कहाँ पर है। सुसु यहाँ से जा रही होती है। चिंगी जल्दी से इसके पास आ जाता है। यादें सुसु को हक करता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया है, लेकिन सुसु इसको यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। चिंगी इसको जेंटियन फ्लावर दिखाता है कि ये फाइनली उग गए हैं। सुसु चिंगी से कहती है कि मुझे हुआ फैमिली तक पहुँचना था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम हुआ फैमिली के करीब हो तो मैंने तुम्हारा सिर्फ फायदा उठाया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंगी को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन ये सुसु से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मोमेंट में तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर सुसु खुद यहाँ से छलांग लगा देती है और छलांग लगाने से पहले ये चिंगी से कहती है कि तुम ऐसे समझना कि जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। आज फांगबोलान यानी कि सुसु चिंगी के घर पर शिफ्ट हो रही होती है और जिनरुई ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में होती है कि सुसु अपने बहुत सारे प्रेशियस सामान के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो रही होती है। चिंगी भी ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। इतने में इसका असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि चिंगी ने फांगबोलान के बारे में आपको जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच है। वो वाकई में नैनिंग फैमिली की इकलौती बेटी है और वो चाइना से सिर्फ शादी के लिए वापस आई है।
है। अब दूसरी तरफ चिंगू को दिखाया जाता है जो कि एविएशन स्कूल रन करता है और ये स्कूल कुछ टाइम के लिए बंद रहा था और अब चिंगू इसको दोबारा से ओपन कर रहा होता है। तो ये लोग फर्स्ट बैच को ट्रेन करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। पांगमुलान ने भी यहाँ पर आने से पहले इनकी बातें सुन ली होती हैं। इसलिए जब ये लंच लेकर चिंगू के पास आती है तो चिंगू कहता है कि तुमने बातें तो सुनी ली होंगी लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा। यहाँ पर इनविटेशन कार्ड देखकर सुसु कहती है कि तो तीनों फैमिलीज को तुमने इनवाइट किया है। तो चिंगी कहता है कि हाँ, मैं घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, उसमें मैं उन्हें एविएशन स्कूल की ओपनिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट करूंगा। अब इतने में यहाँ पर चिंगी आ जाता है और ये देखता है कि सुसु खास तौर पर चिंगू के लिए लंच लेकर आई होती है। तो ये कहने लगता है कि आखिर हमारी फैमिली ने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिसके बदले में हमें इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ मिल रही है। जिस पर पांगमुलान कहती है कि मैं तुम्हारे भाई की फियांसे हूँ इसलिए उसकी केयर करना नॉर्मल है। चिंगू कहता है कि अगर तुम्हारी ये बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं खाना खा सकता हूँ। तो चिंगी कहता है कि तुम्हें बाहर से लाया हुआ खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पहले चेक कर देता हूँ कि क्या कहीं इसमें कोई पॉइजन तो नहीं है। चिंगी जैसे ही ये बंस ट्राई करता है तो कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर अभी आई हो, तुम्हें कैसे पता कि इस शॉप के बंस बहुत ज्यादा फेमस है। जिस पर पांगमुलान कहती है कि ये पता लगवाना कि तुम्हारे भाई को क्या पसंद है मेरे लिए मुश्किल नहीं है। चिंगी कहता है कि मुझे भी इस शॉप का खाना बहुत पसंद है, तुम ये भी याद रखना। अब पांगमुलान कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना है। तो चिंगी कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन पांगमुलान कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो चिंगी कहता है कि क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो कि मैं तुम्हें ड्रॉप ही नहीं कर सकता। पांगमुलान अब इस बात का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए इसको चिंगी के साथ राइड लेनी पड़ती है। इससे पूछता है कि क्या तुम कभी बेचंग गई हो। तो कहती कि नहीं। चिंगी कहता है कि मैं बेचंग में अपने एक दोस्त से मिला था, हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई। पर वो मरना डिजर्व करती थी क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे 3 साल जेल में सड़ना पड़ा है। पांगमुलान कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पास्ट इतना पेनफुल है, लेकिन तुम्हें पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। चिंगी भी इससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मरा हुआ इंसान दोबारा से वापस आ सकता है। तो पांगमुलान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चिंगी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर वो लड़की कभी मेरे सामने आ गई तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उसकी लाइफ को नर्क बना दूं। इसे सुसु कहकर बुलाता है तो पांगमुलान कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। चिंगी कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे नहीं पता कि मोरोंग फैमिली में आने का तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हें किसी और को बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा और तुम्हारी असली सबके सामने लेकर आऊंगा। अब चिंगी अपने एक असिस्टेंट को कहता है कि वो फैमिली में एक बटलर हुआ करता था मिस्टर ली, तुम उसे नैनचंग लेकर आओ। उसने सुसु को देखा था। अब चिंगी का असिस्टेंट मास्टर ली को नैनचंग ले आता है। आज स्टेशन पर बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि मशहूर ओपरा स्टार हेतंग भी यहाँ पर आई होती है। मास्टर ली इस भीड़ में फंस जाता है और ओपरा स्टार को लगता है कि ये भी इसका फैन है, तो ये इसको जबरदस्ती ऑटोग्राफ दे देती है, लेकिन असिस्टेंट बहुत मुश्किल से इसको बाहर लेकर आता है और इसे बता रहा होता है कि इसको वो फैमिली का एक इवेंट अटेंड करके वहाँ पर बस एक लड़की को पहचानना है। अब इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मास्टर ली को पता चलता है कि असल में भीड़ में इसका वॉलेट कहीं खो गया है। तो पुलिस ऑफिसर को वो वॉलेट ढूंढने के लिए कह देता है। मास्टर ली को लग रहा होता है जैसे उसी फेमस स्टार हेतंग ने इसका वॉलेट चुरा लिया है। यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई होती है, इसीलिए हेतंग यहाँ से भागने लगती है। ये पुलिस ऑफिसर इसी स्टार को ढूंढ रहा होता है क्योंकि कमिश्नर की वाइफ इसकी बहुत बड़ी फैन होती है और ये इसी को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया होता है। लेकिन हेतंग अचानक से इसको साइड में ले आती है और कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर छुपने दो। पुलिस ऑफिसर इससे पूछता है कि तुम आखिर भाग क्यों रही थी। ये इसे बात करने का मौका ही नहीं देती है। कहती है कि तुम भी मेरे फैन हो, लेकिन मेरा पेन तो भीड़ में ही गिर गया है, इसलिए ये अपने लिपस्टिक वाला हैंडकरचीफ इसे दे देती है। ये कहकर ये जब यहाँ से जाने लगती है तो पुलिस ऑफिसर इससे कहता है कि किसी को लगता है कि तुमने उसका पर्स चुरा लिया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर हेतंग थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करने लगती है। कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं, मैं भला किसी का वॉलेट क्यों चुराऊंगी, तुम चाहो तो अभी मेरी तलाशी ले सकते हो। लेकिन पुलिस ऑफिसर इसके ऐसा करने की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ और इसे सॉरी करके यहाँ से चला जाता है और असल में वॉलेट इसी के पास होता है। हेतंग अब कॉल करके पांगमुलान को बता देती है कि चिंगी का असिस्टेंट आज लीसाई को अपने साथ लेकर आया है। अब हेतंग यहाँ पर किसी को इशारा करती है और इसके साथ ही जिस कार में चिंगी का असिस्टेंट और लीसाई होता है उस पर शूट कर दिया जाता है। लेकिन चिंगी का असिस्टेंट किसी को भागते हुए देख लेता है, इसलिए फौरन यहाँ से उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। इसके साथ ही पांगमुलान को कुछ बताया जाता है, जिसे सुनने के बाद ये किचन में आकर कहती है कि मैं भी फैमिली बैंक्वेट की तैयारियों में मदद करवाना चाहती हूँ और एक डिश मैं बनाऊंगी, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर चिंगी आ जाता है और कहता है कि ये इंग्रेडिएंट्स मैं तुम्हें ला देता हूँ, लेकिन पांगमुलान कहती है कि यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा, इसलिए ये डिश नहीं बन सकती। ये दूसरी बात चिंगी ने पांगमुलान को बाहर जाने से रोका होता है और अब दिखाया जाता है कि चिंगी का असिस्टेंट सेफली लीसाई को लेकर जा चुका है। अब चिंगी किचन से सभी लोगों को जाने के लिए कह देता है और ये इसे आकर कहने लगता है कि क्या तुम अपने पुराने दोस्त से मिलने से डर रही हो। तो ये कहने लगती है कि मैं भला क्यों डरूंगी। चिंगी कहता है कि आज रात तुम घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी नहीं,
असल में लीसाई को यहाँ पर सिर्फ इसलिए लाया गया होता है ताकि ये पहचान सके कि मास्टर हुआ का असली कातिल कौन है। शिंगी का असिस्टेंट आकर अब इसे बताता है कि लीसा यहाँ पर आ गया है। उसने जोंगची को फौरन पहचान लिया था। अगर उसने सुसु को भी पहचान लिया तो हुआ फैमिली उसे मार देगी। तो क्या तुमने सोच लिया है? ये सुनकर शिंगी को अपने और सुसु के एक साथ खाना बनाने का फ्लैशबैक आता है। शिंगी सुसु के एप्रन की टाई खोलकर इससे कहने लगता है कि बाहर लीसाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक नई आइडेंटिटी के साथ वापस आई हो। यकीनन तुम्हारे मदद करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? फांगमुलन कहती है कि आज लगता है कि तुम ड्रिंक करने से पहले ही ड्रंक हो गए हो। ये सुनते ही चिंगी इसको बाहर विंडो से लीसाई को दिखाता है, कहता है कि बाहर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या तुम अभी भी नहीं मानोगी? फांगमुलन जब कोई जवाब नहीं देती तो चिंगी कहता है कि ठीक है, फिर सबको खुद ही पता लगने दो कि आखिर मास्टर हु को किसने मारा था। ये कहकर चिंगी अब जबरदस्ती फांगमुलन को बाहर लेकर जा रहा होता है। फांगमुलन इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन चिंगी इसका हाथ नहीं छोड़ता। चिंगी फांगमुलन को जब बाहर लेकर आता है तो इससे कहती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, तो उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम जाकर मेरे रूम के ड्रॉर में देख सकते हो। चिंगी ये सुनकर इससे कहता है कि तुम यहीं पर है ना, लेकिन इतने में जन रोई इसको यहाँ पर अकेले खड़ा देख लेती है और इससे कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। और अब लीसाई ने भी फांगमुलन को देख लिया होता है। दूसरी तरफ चिंगी जल्दी से फांगमुलन के रूम में आकर एक बॉक्स को खोलता है जिसमें वही जेंटियन फ्लावर होता है। फांगमुलन कहती है कि अगर आज मैं मरने वाली हूँ तो मरने से पहले मैं उन 3 सालों को कंपनसेट करने के लिए तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। और ये वही फ्लावर होता है जो चिंगी ने सुसु को 3 साल पहले मरने से पहले दिया था। ये देखकर चिंगी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसे सब कुछ याद है। अब इतने में चिंगी आवाज सुनता है कि फांगमुलन पानी में गिर गई है। फांगमुलन को बचाने के लिए मदद के लिए बुलाया जा रहा होता है और चिंगी एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता और फांगमुलन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। यहाँ पर लीसाई भी होता है, लेकिन चिंगी इसका फेस कवर कर देता है ताकि लीसाई से ना देख सके और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि ये लीसाई को यहाँ से ले जाए। चिंगी इसको जब बचाकर यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो इसे देखते हुए खुद से कहता है कि इस बार तो मुझसे नहीं भाग सकती सुसु। फांगमुलन अपने रूम में आकर किसी से फोन पे बात कर रही होती है, लेकिन इतने में चिंगी आ जाता और इससे कहता है कि एक्सपोज होने के बाद में भागने की कोशिश कर रही हो। तो फांगमुलन कहती है कि मैं अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को कॉल कर रही थी ताकि वो आकर तुम्हारे हाथ को एक दफा चेक कर ले। चिंगी कहता है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं सर्जरी नहीं कर सकता। तो फांगमुलन इससे पूछती है कि ये सब किसने किया है। चिंगी कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो हुआ फैमिली ने मेरे साथ ये किया था ताकि मैं दोबारा कभी सर्जरी ना कर सकूं। ये सुनकर फांगमुलन को बहुत बुरा लगता है, कहती है कि पास्ट और प्रेजेंट या फिर फ्यूचर मैंने तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। चिंगी अब यहाँ से जाने लगता है तो ये इसका हाथ पकड़ कर देखने लगती है और ये देखते हुए फांगमुलन रोने लगती है। तो चिंगी कहता है कि अब तुम रो क्यों रही हो, तुमने तो कहा था कि तुमने सिर्फ मुझे यूज किया है। ये कहने लगती है कि मैं रो या नहीं इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चिंगी यहाँ से जब जा रहा होता है तो फांगमुलन इसको सॉरी करती है। ये बात सुनकर चिंगी गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सॉरी कहना काफी है? तुम भला अपनी ही डेथ का नाटक कैसे कर सकती हो? फांगमुलन इसको अपनी हेयर पिन उतार कर दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए तो तुम अभी बदला ले सकते हो। चिंगी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। फांगमुलन कहती है कि इस तरह के मोमेंट्स में तुम्हारा दिल नरम पड़ जाता है, इसी वजह से तुम हार जाते हो। चिंगी ऐसा नहीं कर पाता और ये यहाँ से चला जाता है। अब जोंगची को मेंशन से जब पता चलता है कि लीसाई को चिंगी यहाँ पर लेकर आया है तो क्यूरियस हो जाती है कि भला चिंगी इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया। इसलिए अगले दिन ये लीसाई से खुद मिलने के लिए आ जाती है और इससे पूछती है कि तुम्हें आखिर चिंगी यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तो लीसाई इसको बताता है कि मुझे यहाँ पर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए लाया गया है। मैंने कल एक लड़की को देख भी लिया था जो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाया। तो मेंशन कहती कि अगर तुम दोबारा उसको देखो तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो। तो लीसाई कहता है कि हाँ। मेंशन रोकने के बावजूद लीसाई को अपने साथ लेकर चली जाती है। आज मैडम मोरोंग इन सबको एंसेस्टर हॉल लेकर आई होती है। यहाँ पर मैडम मोरोंग के कहने पर जिन रोई फांगमुलन को इनकी फैमिली की हिस्ट्री बता रही होती है। इतने में ही मेंशन लीसाई के साथ यहाँ पर आ जाती है और मेंशन यहाँ पर आकर सबको बताने लगती है कि चिंगी हुआ फैमिली का एक पुराना बटलर जिसका नाम लीसाई है उसको अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया है। सभी ये सुनकर हैरान हो रहे होते। मेंशन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे डैड को मारा है। चिंगी कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो तुम इनकार कर दो, तुम्हें इस तरह से यहाँ पर आकर सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मेंशन यहाँ पर चिंगी की इंसल्ट करने लगती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, दोनों फैमिलीज ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम एक लूजर हो जिसने मेरे डैड को मारा है, तो मैं भला तुमसे शादी क्यों करूंगी। इसकी इतनी इंसल्ट फांगमुलन से बर्दाश्त नहीं होती और ये मेंशन के मुंह पर थप्पड़ मारती और कहती है कि तुम्हें एंसेस्टर हॉल में इस तरह आकर किसी की भी इंसल्ट करने का राइट नहीं है। चिंगी को फांगमुलन का इस तरह से प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है और ये इससे कहता है कि लीसाई ने तुम्हें पहचान लिया है,
क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो फांगमुलान इसको कहती कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चिंग्यू भी बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें मेरे भाई की इंसल्ट करने का राइट किसी ने नहीं दिया। तो मेंशन अब डर जाती हुई कहती है कि मैं अभी लीसाई को तुम लोगों के सामने लेकर आती हूँ, लेकिन चिंगी का असिस्टेंट पहले ही उसे यहाँ से लेकर जा चुका होता है। तो चिंगी यहाँ पर पूछने लगता है कि क्या किसी ने लीसाई नामी शख्स को देखा है? तो ये सब कहते हैं कि नहीं। ये सब देखने के बाद मेंशन यहाँ से चली जाती है। अब मेंशन के जाने के बाद मैडम मोरोंग चिंगी की इंसल्ट करने लगती है, ये कहकर कि तुम बिल्कुल भी इस फैमिली का बेटा होना डिजर्व नहीं करते। बाहर तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हारी वजह से घर में भी अब ये सब कुछ होने लग गया है। यहाँ पर चिंगी को माफी मांगने के लिए कह रही होती है। आज इसकी मॉम की बातों को सुनकर फांगमुलान को याद आ रहा होता है कि चिंगी अपने लेटर्स में ऐसा क्यों लिखा करता था कि वो बिल्कुल अकेला है। चिंगी को भी गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि मैं आप ही का बेटा हूँ, लेकिन आप मुझे सही से पाल नहीं सकी। अब आप अपना फॉल्ट मुझ पर नहीं डाल सकती। ये बात सुनकर चिंगी की मॉम को गुस्सा आ जाता है और ये यहाँ पर उससे मैं इस पर कुछ फेंकती है, लेकिन फांगमुलान जैसे ये देखती है तो ये चिंगी को पीछे कर देती है और चोट इसके लग जाती है। ये देखकर चिंगी जल्दी से फांगमुलान के पास आता है, लेकिन इतने में ही चिंगी यहाँ पर आ जाता है और मैडम मोरोंग से कहता है कि मैं फांगमुलान को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब चिंगी उससे पूछता है कि तुम और चिंगी तो क्लोज नहीं हो, लेकिन फिर आज तुमने उसको प्रोटेक्ट क्यों किया? तो फांगमुलान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चिंगी की बहुत केयर करते हो, लेकिन अपनी मॉम के सामने तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तुम दोनों भाई एक दूसरे के काफी क्लोज हो, इसलिए मुझे लगा कि उसकी सिस्टर इन लॉ होने की हैसियत से मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चिंगी उसको थैंक्स बोलता है, कहता है कि उसके साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है। 3 साल पहले मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब इतने में यहाँ पर चिंगी आ जाता है, तो चिंगी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चिंगी कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बचाया, इसलिए मैं उसको थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। चिंगी इससे अकेले में बात करना चाह रहा होता है, इसलिए चिंगी बाहर चला जाता है। चिंगी फांगमुलान के लिए वही कैंडी लेकर आता है जो ये मेडिसिन के बाद खाया करती थी। चिंगी सिर्फ फांगमुलान से ये कहता है कि पास्ट में सारी स्वीट चीजें तो मेरे लिए छोड़ दिया करती थी, लेकिन इस बार देने की पारी मेरी है। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर फांगमुलान को अपने पास्ट का एक फ्लैशबैक आता है। आज चिंगी सोचकर खुश हो रहा होता है कि फांगमुलान ने इसको किस तरह से ब्रेवली प्रोटेक्ट किया था। इतने में ही इसका असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि मिनशन गायब हो गई है। अब चिंगी की फैमिली को भी पता चलता है कि कल यहाँ से जाने के बाद ही वो गायब हो गई थी और अभी तक उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। लीबो से ये सब कुछ आकर मैडम मोरोंग को बता रहा होता है कि वो फैमिली हमारी फैमिली को सू करना चाह रही है। तो जनरल कहती है ये सब कुछ चिंगी ने किया है। चिंगी कहता है कि मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ पर है। चिंगी इन्हें बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैडम मोरोंग इस पर गुस्सा करने लगती है और इसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रही होती। चिंगी जब यहाँ से जाने लगता है तो लीबो से आकर से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है और तुम बस थोड़ा इंतजार करो, सच्चाई क्या है मैं सबके सामने ले आऊंगा। लेकिन चिंगी इसकी बात को इग्नोर करके गुस्से में यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फांगमुलान को पता चलता है कि लीसाई को चिंगी ने वापस भिजवा दिया है। अब चिंगी फांगमुलान को देख रहा होता है जो हुआ फैमिली के सर्वेंट से मिलने के लिए आई होती है। वही पर्सन होता है जिसने फैमिली को मिनशियन के गायब होने का क्लू दिया होता है। चिंगी अब ये सोच रहा होता है कि आखिर फांगमुलान इसे क्यों मिल रही है। चिंगी जैसे ही घर पर आता है तो ये मिनशियन का वो ड्रेस देखता है जो उसने एंगेजमेंट पर पहना था। यहाँ पर फांगमुलान भी मौजूद होती है, कहती है कि इस ड्रेस को देखने के बाद ये कहना मुश्किल है कि वो जिंदा होगी। चिंगी इससे पूछता है कि क्या मिनशियन को तुमने गायब करवाया है। इस पे फांगमुलान कहती है कि अगर तुम लीसाई को यहाँ पर ना लेकर आते तो मिनशियन भी गायब नहीं होती। फांगमुलान कहती है कि अब सब ये समझेंगे कि तुमने ही मिनशियन को मारा है। चिंगी सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फांगमुलान कहती है कि तुम्हें लीसाई को अपने पास ही रखना चाहिए था, फिर मैं तुम्हारी बात मान सकती थी। चिंगी इसको कहता है कि तुम बस देखती जाओ, तुम्हारी असलियत में सबके सामने ले आऊंगा। लेकिन फांगमुलान कहती है कि तुम किसी को भी यकीन नहीं दिला सकते कि सब कुछ मैंने किया है। वो सब यही समझेंगे कि ये सब कुछ तुम्ही ने किया है। जाते हुए ये इससे कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा। चिंगी इससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझे सच भी बताया है। ये बात सुनकर फांगमुलान थोड़ी इमोशनल दिखाई दे रही होती है, लेकिन जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। अब लीबो से को इसके डैड की कॉल आती है जो उसको कहते हैं कि तुम्हें एविएशन स्कूल की डोनेशन सेरेमनी को हर हालत में खराब करना है। लीबो से ऐसा करना नहीं चाह रहा होता, लेकिन इसके डैड कहते हैं कि अगर वो प्लेन्स ली फैमिली के पास नहीं हो सकते तो मोरोंग फैमिली के पास भी नहीं होने चाहिए। आज फांगमुलान कुछ लेडीज से मिलने के लिए आई होती है। इनकी बातों से पता चलता है कि मिनशियन अभी भी जिंदा है। फांगमुलान मिनशियन को वापस भेजने वाली है ताकि एविएशन स्कूल को वो 5 जहाज मिल सके जो वह फैमिली ने मोरोंग फैमिली को देने हैं। फांगमुलान इन्हें बताती कि हमारी दुश्मन रेंशन ऑर्फनेज की डायरेक्टर सुन रोंगसी वापस आ गई है। ये सब लोग इससे बदला लेने के लिए तैयार होती हैं और कहती हैं कि हमने इसी दिन के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है। डिनर के दौरान मैडम मोरोंग को बताया जाता है कि वह फैमिली कह रही है कि वो अब जहाज डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि सप्लायर शिप अभी तक नहीं पहुंची। मिनशियन वापस घर पहुंच गई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग प्लेन्स देने से इनकार कर रहे होते हैं। इसकी वजह से अब मोरोंग फैमिली परेशान दिखाई दे रही होती है। फांगमुलान बाहर आकर चिंगी से पूछती है कि प्लेन्स वापस लाने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान तो होगा ही। चिंगी समझ आता है, कहता है कि लगता है कि ये सेरेमनी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फांगमुलान कहती है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारे भाई की चिंता हो रही है। चिंगी कहता है कि मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि तुम जो भी अचीव करना चाहती हो उसका मेरी शादी
से जरूर कोई रिलेशन है। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब चिंगी को शिप पर दिखाया जाता है और इसने प्लेन्स वाला इशू सॉल्व कर लिया होता है और चिंगी ने ऐसा अपने दोस्त होंग की मदद से किया होता है। अब फांगमुलान भी यहाँ पर आ गई होती है। फांगमुलान कहती है कि मैं तुमसे वो 5 जहाज मार्केट प्राइस से ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चिंगी इनकार कर देता है। फांगमुलान कहती है कि ये इवेंट जैसे प्लान किया गया था, मैं चाहती हूँ कि ये वैसे ही हो। ये तुम्हारे भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी फियांसे होने की हैसियत से मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। चिंगी से कहता है कि अगर तुम्हें ये प्लेन्स चाहिए तो फिर तुम नीचे बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करोगी। फांगमुलान एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती और नीचे बैठ जाती है। ये देखकर चिंगी को अच्छा नहीं लगता और ये जल्दी से फांगमुलान को ऊपर उठाता है और कहता है कि तुम चिंगी की खातिर ये सब करने के लिए भी तैयार हो। तो फांगमुलान कहती है कि मैं तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर चिंगी को यकीन ही नहीं आ रहा होता। चिंगी जब यहाँ से जाने लगते तो फांगमुलान कहती है कि अगर तुम मुझे ये प्लेन्स दे दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर 3 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन चिंगी उसको यहाँ से जाने के लिए कह देता है। फांगमुलान जब शहर वापस आ जाती है तो ये यहाँ पर उन्हीं प्लेन्स को देखती है। ये देखने के बाद फांगमुलान खुद से कहती है कि 3 साल पहले क्या हुआ था, क्या वो जानना चिंगी तुम्हारे लिए इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चिंगी का दोस्त वांग आकर इससे कहने लगता है कि तुम तो ये प्लेन्स वैसे भी अपने भाई को गिफ्ट करने वाले थे ना। चिंगी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वो किस हद तक जा सकती है। एविएशन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई होती है और इस इवेंट के अंदर हुआ फैमिली के हेड मास्टर हु भी आते हैं, जिन्हें देखकर फांगमुलान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि फांगमुलान और मास्टर हु का पास में इंटरेक्शन हो चुका है और इस फ्लैशबैक में फांगमुलान बहुत डरी हुई दिखाई दे रही होती है। चिंग्यू फांगमुलान से इन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये रेंचन ऑर्फनेज के फाउंडर हैं। इसके फ्लैशबैक से ऐसा लग रहा होता है जैसे फांगमुलान बचपन में इसी ऑर्फनेज हाउस में रही है। यहाँ पर चिंगी नोटिस करता है कि फांगमुलान बहुत डरते हुए मास्टर हु से हाथ मिलाती है। इस इवेंट के अंदर ऑर्फनेज हाउस के बच्चे भी आए होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर ग्रैनी सनरोंग सी आती हैं, तो ये बच्चे डरकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये रेंचन ऑर्फनेज की डायरेक्टर हैं। इन बच्चों से कह रही होती है कि आज हमें कितनी डोनेशन मिलती है ये तुम लोगों की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है और जो अच्छे से परफॉर्म करेगा मैं उसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम बन दूंगी। जब ये बच्चे परफॉर्म करने के लिए जा रहे होते हैं तो ये खुद ग्रैनी सन से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ग्रैनी सनी से पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन फांगमुलान कहती कि ऐसा नहीं है। ग्रैनी की यहाँ से जाते ही हेतंग आकर कहने लगती है कि वो तुम्हें भूल चुकी हैं, लेकिन फांगमुलान कहती है कि मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकती। अब चिंगी भी यहाँ पर आ जाता है तो फांगमुलान इससे पूछती कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो चिंगी कहता है कि नहीं, मुझे ये बच्चे थोड़े से अजीब लग रहे थे इसलिए मैं खुद देखने के लिए आ गया। तो फांगमुलान कहती है कि तुम्हें क्या अजीब लग रहा है। चिंगी कहता है कि मैं देख कर ये डिफरेंस बता सकता हूँ कि बच्चे डरे हुए हैं या फिर वो बस अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मैं भी तो ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। ये कहने के बाद चिंगी यहाँ से चला जाता है। अब इस परफॉर्मेंस के बाद फांगमुलान अपने प्लान के मुताबिक यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन चिंगी नोटिस कर लेता है और ये हेतंग से कहता है कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए एक परफॉर्मेंस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब चिंगी की रिक्वेस्ट पर हेतंग ये स्पेशल परफॉर्मेंस देती है। इस परफॉर्मेंस के दौरान फांगमुलान फिर से जाने लगती है। चिंगी से रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फांगमुलान इसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। अब फांगमुलान ग्रैनी सन का पीछा कर ही रही होती है कि अचानक से हेतंग इसे ऐसा करने से रोक देते। असल में जब ये लोग प्लानिंग कर भी रहे थे तब भी टेसिया कह रही होती है कि हम मास्टर हु को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन फांगमुलान इन सबसे कहती है कि इस बार हमारा टारगेट ग्रैनी सन है। अब यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम येजी लोंग होता है और ये असल में एविएशन स्कूल की टीचर है और जोंगची मास्टर हु को बता रहा होता है कि आपका प्लेन यही उड़ाने वाली है। मास्टर हु अब फ्लाइट के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर फांगमुलान आ जाती है और कहने लगती है कि येजी होंग इस नए मॉडल के साथ इतनी फेमिलियर नहीं है, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए क्यों ना हम आज की फ्लाइट के लिए पुराना मॉडल इस्तेमाल कर लें। जिस पर मास्टर हु कहने लगते हैं कि ये प्लेन तो हुआ फैमिली ने ही डोनेट किए हैं, तो फिर हम ये प्लेन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके साथ ही यहाँ पर चिंगी आ जाता है, कहता है कि ये प्लेन मैं उड़ाऊंगा। जिस पर जोंगची कहता है कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना भी आता है, तो चिंगी कहता है कि मुझे फ्लाइंग मेरे भाई ने सिखाई है, तुम भला चिंगियों की फ्लाइंग स्किल्स को कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन फांगमुलान बार बार इंसिस्ट कर रही होती है कि ये नया मॉडल है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो कोई भी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन मास्टर वो कहते हैं कि मैं येजी होंग के साथ ही जाना चाहता हूँ। ये सुनकर चिंगी फांगमुलान को इनवाइट कर लेता है। फांगमुलान को सब समझ आ रहा होता है कि चिंगी सब कुछ उसको डराने के लिए कर रहा है। चिंगी उसको मना कर देता है तो चिंगी कहता है कि ठीक है, फिर पहली फ्लाइट में और तुम लेते हैं। ये सुनते ही फांगमुलान मान जाती है। अब फ्लाइट के दौरान फांगमुलान इसे पूछती है कि तुम ये प्लेन उड़ाने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे। चिंगी कहते हैं कि क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे 3 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में बताओगी। फांगमुलान अब इसको बताने लगती है कि 3 साल पहले मुझे पता चला था कि लैन को हुआ फैमिली के मेंशन
मेंशन में देखा गया है। लेकिन जब मैं बेचैन आई तो मुझे पता चला कि हुआ फैमिली के मेंशन में घुसना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अलार्म की आवाज से पांगुलन डर जाती है तो हेतंग कहती है कि तुम डरो नहीं, ये वो अलार्म नहीं है जो ऑर्फनेज हाउस में हमें डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पांगुलन कहती है कि लैन को ढूंढने के लिए ही मैं बेचैन में रुकी हुई थी और फिर एक दिन अचानक मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम जानते ही हो, लेकिन जो टाइम भी हम दोनों ने साथ गुजारा था वो मेरी लाइफ के सबसे हैप्पी दिन थे। लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फैमिली और हुआ फैमिली के रिलेशन के बारे में पता चला। सिर्फ लैन के लिए मैंने हुआ फैमिली के मेंशन में घुसने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। जिस दिन तुम मुझे हुआ फैमिली के इवेंट पे लेकर गए थे तो तुमसे गार्डन में रहने का बहाना करके मैं लैन को ढूंढने निकल गई थी। पांगमुलन लैन को ढूंढ लेती से एक रूम में बंद किया होता है और अब हमें पता चलता है कि असल में नैनिंग फैमिली की इकलौती बेटी पांगमुलन यही लड़की होती है जिसे सुसु ने भी ढूंढा होता है और इसी के आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सुसु ने अपनी शादी मोरोंग फैमिली में फिक्स करवाई है। लैन की दिमागी हालत बहुत खराब होती है। ये जैसे ही मास्टर हुआ का नाम लेती है तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। चूँकि पास दिखाया जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर पांगमुलन को सुसु कहकर ही बुलाएंगे। सुसु लैन को बचाने के लिए इसी रूम में रुक जाती है। जैसे ही मास्टर हुआ यहाँ पर आते हैं तो सुसु से पूछ लगते हैं कि तुम कौन हो। सुसु लैन को बचाकर ले आती है लेकिन ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब होती है। ये सुसु और हेतंग से पूछती है कि तुम दोनों ऑर्फनेज से बाहर कैसे आई, क्या नैनी ने तुम लोगों को भी किसी को बेच दिया है। सुसु इसको बताती है कि हम ऑर्फनेज से भाग गए थे। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहीं पर लैन की डेथ हो जाती है। जब ये दोनों यहाँ से भाग रही होती है तो हुआ फैमिली के लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। सुसु हेतंग को पहले जाने के लिए कह देती है, इसलिए उन आदमियों का सारा ध्यान सुसु की तरफ हो जाता है। इन लोगों से बचने के लिए सुसु ट्रेन से छलांग लगाने के बारे में सोच रही होती है लेकिन इतने में ही यहाँ पर शिंगी आ जाता है। सुसु कहने लगती है कि उस दिन मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली थी ताकि हेतंग लैन की एशेस लेकर नैनयांग पहुँच जाए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम ट्रेन तक मेरा पीछा करोगे और उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे छोड़कर जा सको, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हुआ फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। सुसु की कहानी जानने के बाद शिंगी से कहने लगता है कि अगर तुमने ये सब कुछ किसी को बचाने के लिए किया था तो फिर तुम मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आई और अब तुम फांगमुलन की आइडेंटिटी लेकर मेरे भाई से क्यों शादी करना चाह रही हो। सुसु कहने लगती है कि ये एक और कहानी, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो। शिंगी पूछता है कि किसे मारना है तो सुसु कहती है कि मास्टर हुआ को। ये सुनकर शिंगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस प्लेन के साथ कोई गड़बड़ है क्योंकि मैंने एक लड़की को इस प्लेन के इर्द गिर्द देखा था। सुसु इसको बताती है कि इस प्लेन में फिक्स किया हुआ है। ये सुनकर शिंगी गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, दूसरों को बचाने के लिए तुम अपनी जान फिर से कैसे खतरे में डाल सकती हो। इन दोनों के आर्गुमेंट के दौरान शिंगी एक पैराशूट नीचे फेंक देता है। नीचे जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि शायद कोई पर्सन लैंड किया है। सुसु कहने लगती है कि अब चूंकि एक ही पैराशूट रह गया है तो हम एक गेम खेलते हैं, जीतने वाले को पैराशूट मिल जाएगा। शिंगी इसके लिए मान जाता है। सुसु इससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नफरत। शिंगी इससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। सुसु कहती है कि तुम्हारा जवाब ठीक है। शिंगी फिर से यही सवाल पूछता है। सुसु कहती है कि तुम गेस करो तो शिंगी कहता है कि तुम भी मुझसे नफरत करती हो। इस पर सुसु कहती है कि तुम जीत गए, लेकिन यहाँ पर भी शिंगी सुसु को बचा लेता है। सुसु से कहती है कि हमें 3 साल पहले ही गुड बाय कह देना चाहिए था, अब तुम्हारी एक नई लाइफ है इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। शिंगी सुसु से कहता है कि तुम झूठी हो। अब इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए शिंगी यहाँ पर आ गया होता है। शिंगी अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि इस प्लेन के साथ आखिर क्या खराबी थी और उसकी रिपोर्ट सिर्फ तुम मुझे ही ला कर देना। हेतंग सुसु से पूछती है कि आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे तो सुसु इसको बताती है कि वो मुझसे 3 साल पहले के बारे में पूछ रहा था और उसने मुझसे ये भी पूछा कि क्या मैं उससे प्यार करती हूँ। हेतंग कहती है कि क्या तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं, तो ये कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और इसी के साथ सुसु को वो टाइम याद आता है जब ये उस ट्रेन से गिरने के बाद भी बच गई थी और बहुत मुश्किल से ये उस फ्लावर को पकड़ती है जो चिंगी ने इसको दिया होता है। अब चिंगी के लिए सूप लेकर आता है तो चिंगुई आकर कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि इसने जानबूझकर चिंगी का इतना इम्पोर्टेंट डे खराब किया है, लेकिन चिंगी को चिंगुई की बात पर गुस्सा आ जाता है और ये यहाँ पर सारे सर्वेंट्स को बुलाकर कहता है कि अगर आज के बाद मैंने किसी को चिंगी के बारे में कोई भी बात करते हुए सुन लिया तो मैं उसको मोरोंग रेजिडेंस से निकाल दूंगा। चिंगुई को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। ये कहती है कि तुम हमेशा ही इसे क्यों प्रोटेक्ट करते हो। चिंगी कहते हैं कि मेरा भाई, अगर मैं इस पर भरोसा और इसे प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो फिर भला कौन करेगा। अब फांगमुलन को दिखाया जाता है जो कि टेसिया से बात कर रही होती है। टेसिया कहती है कि अगर तुम ये सब ना करती तो मास्टर हुआ अभी तक मर चुका होता। जिस पे फांगमुलन कहती है कि मास्टर हुआ तो मर जाते, लेकिन उस पायलट का क्या, अगर हम भी मासूम लोगों की जान लेंगे तो फिर हम में हुआ फैमिली में क्या फर्क रह जाएगा। फांगमुलन कहती है कि तुम चिंता मत करो, उसने जो कुछ भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब फांगमुलन को दिखाया जाता है जो चुपके से ऑर्फनेज होम आती है। अब ये ग्रैनी रात में एक बच्चे को अलग रूम में लेकर आती है और इसे बॉक्स में से कैंडी चूज करने के लिए कहती है। इससे पहले कि ग्रैंड माँ इस बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा पाती, इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और जब ये देखने के लिए जाती
जाती है तो बाहर फांगमलन खड़ी होती है। ये ग्रैनी उसको पहचान लेती कहती है कि तुम सुसु हो ना, लेकिन ये यकीन नहीं कर पा रही होती कि वो तो मर गई थी, तो फिर वो वापस कैसे आ सकती है। ये सिर्फ इस ग्रैनी से यही पूछती है कि क्या आपको लैन याद है, तो ग्रैनी को लैन याद आ जाती है, लेकिन ये कुछ कह नहीं पाती। फांगमलन जब फाइल लेकर बाहर आती है तो शिंगी भी यहीं पर होता है। ये इसको बताता है कि पुलिस हुआ फैमिली के कहने पर हर रात यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है, तो क्या तुम्हारे पास पुलिस से बचने के लिए कोई प्लान है। तो फांगमलन कहती है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। ये पुलिस ऑफिसर इन बच्चों को जब अंदर छोड़ने के लिए आता है तो शिंगी और फांगमलन यहाँ से भाग रहे होते हैं। इसे कोई आवाज सुनाई देती है तो कुछ तो यहीं पर रुक जाता है, लेकिन इन दोनों को देख नहीं पाता। फांगमलन ने शिंगी का हाथ पकड़ा होता है, ये देखकर इसे बहुत अच्छा लगता है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो शिंगी इसे कहने लगता है कि अगर वो ग्रैनी किसी को मदद के लिए बुला लेती तो फिर तुम क्या करती। जिस पर ये कहने लगती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया था, मैं चाहती थी कि वो एक दफा उस डर को महसूस करे, और वैसे भी मैं जो भी करूँ उसके बारे में सवाल पूछने का राइट सिर्फ तुम्हारे भाई को है, तुम्हें नहीं। शिंगी कहता है कि मेरे पास ये राइट है या नहीं इस बात का फैसला तुम नहीं करोगी। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। सुसु अपने मन में कहती है कि लैन, आज से मेरे बदले की शुरुआत हो गई है। मैं उन सभी मॉन्स्टर से बदला जरूर लूंगी जिन्होंने हम बच्चों के साथ गलत किया था। फिर जब ये बड़ी हो गई थी तो हुआ फैमिली को जो लड़की भी पसंद आया करती थी उसे जाना पड़ता था। एक दफा सुसु की तबीयत खराब होती है। ये ग्रैनी नैन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आज प्लीज सुसु को मत जाने दे, लेकिन ग्रैनी नैन गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर वो नहीं जाएगी तो फिर उस दिन लैन सुसु की जगह हुआ फैमिली चली जाती है और उसके बाद वो कभी वहाँ से वापस नहीं आ सकी थी। मास्टर हु तक ये खबर पहुँच चुकी होती है कि ग्रैनी सन गायब हो गई है। यहाँ पर जोंगची को शक हो जाता है कि उस दिन जो प्लेन के साथ खराबी हुई थी और अब ग्रैनी सन का गायब होना, इससे ये साफ जाहिर है कि कोई हुआ फैमिली को टारगेट कर रहा है। मास्टर हु इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं कि किसी को भी ऑर्फनेज के सीक्रेट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। आज फांगमलन अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आई होती है। दूसरी तरफ शिंगी से कह रहा होता है कि आज तो तुम्हें फांगमलन के साथ अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाना था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर शिंगी कहता है कि कुछ दिन पहले तो तुम उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुला रहे थे, लेकिन अब तुम उसे नाम से बुला रहे हो। तुम्हें अपनी लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। शिंगी कहता है कि तुम मुझे उसके लिए डांट रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि वो एक अच्छी इंसान है या नहीं। जिसमें शिंगी कहता है कि कुछ भी हो वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। इतने में शिंगी को आगे बताया जाता है कि मिस ये एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को वॉलंटियर टीचिंग क्लास के लिए ले गई है। शिंगी जब यहाँ से जा रहा होता है तो शिंगी कहता है कि फांगमलन तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिसपे शिंगी कहता है कि तुम उसको बता देना कि मुझे एक जरूरी काम है। शिंगी के ऑफिस में इसकी और यीजी होंग की फोटो होती है। इसे देखकर शिंगी को शक हो रहा होता है जैसे इसका भाई इसे पसंद करता है, क्योंकि यीजी होंग की फाइट को सुनते ही ये फौरन वहाँ पर चला गया। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स यीजी होंग को तंग कर रहे होते हैं कि एविएशन स्कूल की सच्चाई के बारे में रिपोर्ट करने का राइट है हमें, लेकिन यीजी होंग इनको यही समझाने की कोशिश कर रही होती कि मैं इन बच्चों को यहाँ पर क्लास देने के लिए आई हूँ, लेकिन शिंगी आकर यहाँ पर सब कुछ संभाल लेता है। दूसरी तरफ शिंगी आकर फांगमलन को बताता है कि एक जरूरी काम की वजह से आज शिंगी ड्रेस ट्राई नहीं कर पाएगा। इस सुनने के बाद फांगमलन जब यहाँ से जा रही होती है तो उसको बताया जाता है कि इसके वेडिंग ड्रेस के लिए कुछ मटेरियल फ्रांस से मंगवाया गया है, अगर वो आज ही फाइनलाइज नहीं हुआ तो फिर टाइम पर इसका ड्रेस नहीं बनेगा। यहाँ पर ये आदमी शिंगी से कहता है कि क्या अपने भाई के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में तुम हमारी मदद कर सकते हो। शिंगी तो ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। फांगमलन इसके लिए मान जाती है, जिस पर शिंगी कहता है लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए मैं ये ट्राई नहीं करना चाहता। तो फांगमलन कहती है कि मुझे लगता है कि इतने छोटे से मसले की वजह से तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे भाई की शादी डिले हो जाए। शिंगी ड्रेस ट्राई करने के लिए तभी मानता है जब फांगमलन इसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती है। जो ड्रेस फांगमलन के लिए दिखाया जा रहा होता है, शिंगी कहता है कि ये ड्रेस फांगमलन पर सूट नहीं करेगा। एक दूसरे ड्रेस की तरफ इशारा करता है। इस ड्रेस को देखकर शिंगी तो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन फांगमलन खुश दिखाई नहीं दे रही होती। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।